ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं कि ओबेसिटी होती कैसी है ना। तो उसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया ओबेसिटी को, फिजिकल ओबेसिटी एंड पैथोलॉजिकल ओबेसिटी। अब फिजिकल फर्दर जो है उसकी क्लासिफिकेशन आई, और पैथोलॉजिकल भी बाद में और क्लासिफाई हुआ। फिजिकल को हमने क्लासिफाई किया एंड्रॉइड और गायनाइड ओबेसिटी में, और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफिक एंड हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। अब जो फिजिकल ओबेसिटी है, अब इसकी बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट। फिजिकल ओबेसिटी जो है ये सिर्फ फैट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, कि बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया फर्दर दो और पार्ट में, एंड्रॉइड और गायनाइड ओबेसिटी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैथोलॉजिकल जो है, पैथोलॉजिकल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैट टिश्यू। अब ये जो पैथोलॉजिकल ओबेसिटी है, फैट टिश्यूज का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बेसिस पे जब क्लासिफाई किया गया तो हाइपरट्रॉफिक और हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी मिली। ठीक, फिजिकल ओबेसिटी एंड्रॉइड और गायनाइड। अब यहाँ पे दूसरा टर्म देखिए जो गायनाइड ओबेसिटी है। गायनाइड के बारे में जहां भी पढ़ेंगे वो किसके लिए आएगी? फीमेल से रिलेटेड होती है। तो एक पता चल गया फीमेल टाइप ओबेसिटी है, दूसरा दैट इज एंड्रॉइड ओबेसिटी यानी मेल टाइप पैटर्न जो होता है ओबेसिटी का। फर्क क्या है? अब इसको फर्दर ना याद करने के लिए दो टर्म और लाया गया। एक आया एप्पल शेप, दूसरा आया पियर शेप, है ना, ये यही है। एप्पल शेप ओबेसिटी यानी एंड्रॉइड ओबेसिटी, ए से एप्पल, ए से एंड्रॉइड ना। ये क्या है? ये मेल टाइप ओबेसिटी है, मेल टाइप। पियर शेप जो है वो फीमेल टाइप ओबेसिटी है। पर क्या, जो मेल टाइप ओबेसिटी होती है इसमें जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज्यादातर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ना, अपर पोर्शन पे ज्यादा होता। और जो पियर शेप होती है, पियर की शेप देखिएगा, फीमेल टाइप ओबेसिटी है, यहाँ पे जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादातर जो हिप का पोर्शन है, हिप और बटक्स का या थाइस का, वहां पे फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है यहाँ पे। ये जो है ये टिपिकल जो है एप्पल शेप ओबेसिटी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये पियर शेप ओबेसिटी, यानी फीमेल्स में जो है वो पियर शेप ओबेसिटी जिसको गाइनाइड ओबेसिटी का है। सिर्फ जस्ट सिंपली हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। सेकेंड चीज आई पैथोलॉजिकल ओबेसिटी, जिसको हम कहते हैं फैट टिश्यू स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमने जिसको क्लासिफाई किया था, हाइपरट्रॉफिक एंड हाइपर प्लास्टिक ओबेसिटी। अब इसमें हाइपर प्लास्टिक है, हाइपर प्लास्टिक कहते हैं जब नंबर ऑफ फैट सेल्स इनका इंक्रीमेंट होने लगे बॉडी में, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैट सेल। जब फैट सेल्स के नंबर बढ़ने लगे, यानी फैट सेल्स और बाद में जो वो टिश्यूज बन जाए, तो फैट टिश्यूज का जब नंबर, टोटल नंबर जो इंक्रीज हो जाता है पूरी बॉडी में, तो वो हाइपर प्लास्टिक यानी हाइपरप्लेजिया से इसको बना। हाइपरट्रॉफिक यानी हाइपरट्रॉफी हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है? हाइपरट्रॉफी। जो फैट सेल्स हैं, जो फैट सेल्स हैं उनके सिर्फ जो है साइज जो है वो बढ़ने लगे। हाइपरट्रॉफिक में फैट सेल्स जो है वो इनलार्ज हो जाए। इनलार्ज फैट सेल दैट इज हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी। एंड हाइपरप्लास्टिक इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैट सेल्स, फैट सेल्स बढ़ने लगे, फैट सेल बढ़ने लगे। अब ये जो मेल टाइप की ओबेसिटी होती है एंड्राइड ओबेसिटी, इसी को एक और नाम सेंट्रल ओबेसिटी भी इसको हम कहते हैं। बस इसके नाम देखिए, तो हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ये खतरनाक होती है, ये डेंजरस टाइप ओबेसिटी है। एप्पल शेप जो है ये डेंजरस टाइप ओबेसिटी है। और ये जो फीमेल की पियर शेप ओबेसिटी या गायनाइड ओबेसिटी है, इसको उतना डेंजर नहीं माना गया। कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट में जब पाया गया तो ये पाया गया कि जो पियर शेप ओबेसिटी है ये डेंजरस नहीं है। एप्पल शेप ओबेसिटी है ये डेंजरस होती है। पियर शेप ओबेसिटी के बहुत सारे जो है फायदे भी निकल के आए। लाइक फीमेल्स में पाई जाती है, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन जो एक्सेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्हीं फैट टिश्यूज के बर्न आउट होने से मिलती है ना। तो एक फायदा ये भी आया कि पियर शेप ओबेसिटी जो है ये डेंजरस नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये एक्सेस एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ड्यूरिंग लैक्टेशन या कह लीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चाहिए होती है वो यहाँ से हासिल हो जाती है।
ठीक, तो ओबेसिटी के ये क्लासिफिकेशन था। अब ओबेसिटी को असेस कैसे करते हैं, यानी ओबेसिटी को जो क्राइटेरिया असेसमेंट का वो कैसे होता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, कॉन्ड्रेल इंडेक्स, ब्रोका, ये सारे इंडाइसेस जो है, सिर्फ नाम याद रखिएगा, इतने सारे इंडाइसेस पांच हैं। बॉडी मास इंडेक्स है, कॉन्ड्रेल इंडेक्स, ब्रोकाज इंडेक्स, लॉरेंस फार्मूला एंड कार्पुलेंस इंडेक्स। ये तमाम इंडेक्स जो है ये ओबेसिटी को असेस करते हैं, ओबेसिटी को बताते हैं। इनके अलग अलग फार्मूले हैं जिनसे हम ओबेसिटी को निकालते हैं। एक तरीके से आप देखिए तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो याद करना है, जिसको जानना है, फार्मूला भी जिसका पूछा जाता है, वो है बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं क्विटलेट्स इंडेक्स। क्विटलेट्स इंडेक्स है ना, बॉडी मास इंडेक्स या क्विटलेट इंडेक्स। इसका जो फार्मूला है, बीएमआई का फार्मूला क्या होता है। बीएमआई का वेट इन फार्मूला, के ठीक, वेट इन केजी, यानी वेट इन किलोग्राम, एंड हाइट Height square. डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, है ना। अब वो हाइट किस में Meter. होनी चाहिए, मीटर Meter. में, है ना। हाइट जो होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। ये इसका सिंपल सा फॉर्म, मेरे ख्याल से ये एक बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो बीएमआई का फार्मूला जरूर याद रखिएगा, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर। हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक, इसके बुनियाद पे अब ये जो पॉन्ड्रल इंडेक्स है या ब्रोकाज इंडेक्स है, लॉरेंस फार्मूला, कार्पुलेस इंडेक्स, इनके अलग फार्मूले, इनको मेरे ख्याल से ना याद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। पॉन्ड्रल इंडेक्स का जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है वो है हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्यूब रूट। अब आप निकालिए बॉडी वेट, किसमें, किलोग्राम में। ये पॉन्ड्रल इंडेक्स का फार्मूला है। ब्रोकाज इंडेक्स जो है ये आइडियल वेट बताता है, ब्रोका इंडेक्स जो है ये आइडियल वेट बताता है। इसका जो फार्मूला है, यानी आइडियल वेट आपको कैसे काउंट करना है, आइडियल वेट ब्रोका इंडेक्स के जरिए। तो हाइट, हाइट को सेंटीमीटर में हम कैलकुलेट करेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। अब ये तो आइडियल वेट के लिए हो गया कि कितना आपका वेट होना चाहिए, आइडियल वेट, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। लॉरेंस फार्मूला जो है ये और खतरनाक है। अब लॉरेंस फार्मूला को देखिए, इसको कैसे काउंट करें, कैलकुलेट करेंगे। तो लॉरेंस फार्मूला को आप पहले हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर माइनस 100, 100 से इसको माइनस कर दीजिए, फिर माइनस करना है हमें, इसके बाद फिर माइनस करना है हाइट माइनस 150। हाइट किस में है, सेंटीमीटर में है, हाइट माइनस 150 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये फीमेल के लिए, वुमेन के लिए है ना। और 4 से डिवाइड करना है जब मैन होगा सामने, है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग है, 2 फॉर वुमेन एंड 4 फॉर मैन, यानी आदमियों के लिए 4, मेल्स के लिए 4, फीमेल्स के लिए 2 से डिवाइड करना होता है। कार्पुलेंस इंडेक्स जो है, कार्पुलेंस इंडेक्स जो है ये एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय डिजायरेबल वेट, यानी आपका एक्चुअल वेट जो है वो कितना है, डिवाइडेड बाय डिजायरेबल वेट। ये इसका फार्मूला है कार्पुलेंस इंडेक्स का। तो यहाँ पे निकाल जो फार्मूला मिला उसमें ये है कि जो नॉर्मल कार्पुलेंस इंडेक्स है इट शुड बी लेस देन 1.2, ना, लेस देन और इक्वल टू 1.2, इससे नीचे ही होना चाहिए। मान लीजिए डिजायरेबल वेट हमारा क्या है, 60 केजी है, एक्चुअल वेट कितना आ रहा है, 80 केजी आ रहा है, तो उसको आप डिवाइड करिए। अगर 1.2 से कम का आ रहा है आपका, जो डिवाइड करने के बाद प्रोडक्ट आपको जो मिल रहा है, तो नॉर्मल वेट है। लेकिन अगर 1.2 से ज्यादा आ रहा है, 1.2 से ज्यादा आ रहा है तो एब नॉर्मल वेट है। ये तमाम इंडेक्सेस है ना, बस याद कौन सा करना है, बीएमआई वाला में याद करना है। इसका फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, और इसी की बुनियाद पे, इसी की बेसिस पे जो है एडल्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनका वेट अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, या प्री ओबीज जिसको हम कहते हैं, ओवरवेट, या फिर ओबेसिटी। ओबेसिटी फर्दर जो है 3 ग्रेड में उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन दोनों की अलग अलग है, बेस्ड ऑन बीएमआई,
बीएमआई की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि किस बीएमआई पे कौन सा ग्रुप है जो है वो अंडरवेट में जाएगा या नॉर्मल पे आएगा। तो अंडरवेट ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए अंडरवेट बीएमआई नॉर्मल कितनी होती है? 54। 18.5 से 24.9। 24.99। हाँ, ये जो अभी आपने बताया ना 18.5 टू 24.99, ये नॉर्मल बीएमआई तो है। ये नॉर्मल बीएमआई तो है, बट जो इंडियन पॉपुलेशन का वो थोड़ा सा अलग है। अभी इसको देखिएगा, उसको और कम करके दिखाया गया है कि ये नॉर्मल। बहरहाल अंडरवेट का मतलब लेस देन 18.5, लेस देन 18.5। अगर बीएमआई इतनी है 18.5 से कम, तो वो अंडरवेट है, और ये सबके लिए कॉमन है। इंडियन पॉपुलेशन में भी यही है 18.5। नॉर्मल बीएमआई यानी जो नॉर्मल वेट है वो कितना होना चाहिए बीएमआई के अकॉर्डिंग? 18.5 टू 24.99। ये तो है ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। इंडियन पॉपुलेशन के लिए 22.99 हो गया है। कितना है? 22.99। लेकिन इसको बहुत ज्यादा हम लोग नहीं मानते। हम लोग जो नॉर्मल बीएमआई ग्लोबल पॉपुलेशन वाली जो दी गई है ना, उसी को लेके चलते हैं। बहरहाल इंडियन पॉपुलेशन का जो नॉर्मल वेट दिया गया वो 18.5 टू 22.99। अब इसके बाद आता ओवरवेट। ओवरवेट यहाँ पे देखिए 25 टू 29.99 ग्लोबल पॉपुलेशन का है। ठीक। और इंडियन पॉपुलेशन में 23 से ही शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 24.99। ओबेसिटी, यानी अब ओबेसिटी कहाँ से शुरू होती है? जिसको हम कहते हैं मोटा हो गया। तो ओबेसिटी यानी मोटापा जो है, यहाँ पे आप देखिएगा इक्वल टू या मोर देन 30। बीएमआई अगर 30 या उससे ज्यादा है तो ओबेसिटी है, और इंडियन पॉपुलेशन में मोर 25। देन 25। ठीक। यहाँ पे है, बट इसको बहुत ज्यादा वो नहीं देना है। आप ग्लोबल वाला ज्यादा इसी पे पूछा जाता है, ग्लोबल वाले पे। अब इस बीएमआई पे ओबेसिटी तो हमने पा लिया। ओबेसिटी को फर्दर अब क्लासिफाई किया गया। फर्दर जो है ओबेसिटी ओबेसिटी को और क्लासिफाई करेंगे। तो प्री ओबीज कंडीशन क्या है? प्री ओबीज यानी जो ओवरवेट है, जो ओवरवेट होते हैं वही उन्हीं को प्री ओबीज भी कहा जाता है। प्री ओबीज का मतलब ओवरवेट। ओवरवेट, ठीक। तो इनका बीएमआई कितना था? 25 टू 24.99। सॉरी। ठीक। ये है प्री ओबीज। अब ओबेसिटी ग्रेड वन ओबेसिटी जो है, 5 को ऐड कर, 5 ऐड कर दीजिए, इसमें इंडेक्स में 5 और ऐड कर दीजिए। 32, 34। 34.99, है ना? बस 5 ऐड करते जाइए। अब इसके बाद ग्रेड टू में 35 से 39 तक लेके जाइए। एंड 40 या उससे ज्यादा अगर है तो मॉर्बिड ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, या ओबेसिटी ग्रेड थ्री। मोर देन 40 है तो ओबेसिटी ग्रेड थ्री, या इसी को हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई बेस्ड ऑन बीएमआई, कि एक इंडिविजुअल को हम कितने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, अंडरवेट की भी कैटेगरी आती है। अंडरवेट की भी कैटेगरी आती है। अब अंडरवेट यानी कि 18.5 से नीचे का ही वही तो अंडरवेट आएगा। तो इसको 3 ग्रेड में यहाँ पे भी क्लासिफाई किया जाता है, ग्रेड वन, ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री। अंडरवेट के लिए बता रहा हूँ, ग्रेड वन, ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री। ये अंडरवेट है ना। अब इनका बीएमआई ग्रेड वन अंडरवेट में कितना बीएमआई आएगा? तो बीएमआई है 17 टू 18.49। 17 टू 18.49, ये ग्रेड वन अंडरवेट में आता है। ग्रेड वन अंडरवेट। ग्रेड टू में 16 टू 16.99, एंड ग्रेड थ्री में लेस देन 16। 16 से कम बीएमआई अगर किसी की है तो वो ग्रेड थ्री अंडरवेट में आता है। ये किसके लिए? अंडरवेट के लिए है। ठीक। तो ग्रेड वन 17 टू 18.49 अंडरवेट। तो ओवरवेट के लिए भी देख लिया हमने, ओबेसिटी का भी देख लिया, अंडरवेट का भी देख लिया, और नॉर्मल। अब इसके बाद आइए स्किन फोल्ड थिकनेस, जिससे आमतौर से ना ओबेसिटी के बारे में पता चलता है। अब स्किन फोल्ड थिकनेस मेल्स में, और सॉरी, जो एडल्ट है उनके लिए अलग था, और बच्चों के लिए कैसे? जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट था स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? हाइपरपेंडियम कैलिपर। हरपेंडन कैलिपर्स जो है वो मेल
एडल्ट्स के लिए था ना, बच्चों के लिए। शाकिर स्टेप का नाम सुना था? Yes, sir. जी हाँ, सर। वो है ना। अब यहाँ पे अभी इनके लिए हरपेंडन कैलिपर्स ही यूज होता है एडल्ट्स के लिए। स्किन फोल्ड थिकनेस है ना, नॉन इन्वेजिव मेथड है। फैट के असेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है ना। स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए हरपेंडन कैलिपर्स। और आमतौर से जो है ये चार साइड पे इसको मेजर करते हैं, मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर एंड सुप्राइलियक रीजन। अब इनका सम है, अगर मोर देन 50 है गर्ल्स में, स्किन फोल्ड थिकनेस चारों जगहों को मेजर करने के बाद अगर मोर देन 50 एम आ रहा है, अगर मोर देन 50 है किसमें, गर्ल्स में, इट इंडिकेट ओबिसिटी। गर्ल्स में मोर देन 50 एंड बॉयज में मोर देन 40 ये है, तो ये ओबेसिटी को बताता है। अब वो चार साइट्स हैं जहां पे इसको मेजर किया जाता है ना। रैपिड एंड नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ फैट असेसमेंट, हरपेंडन स्किन कैलिपर्स है। इसी को यूज किया जाता है स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए। बट इसका जो मेन ड्रॉबैक है, पुअर रिपीटेबिलिटी, बार बार हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, प्रिसीजन जो इसका है वो बहुत पुअर है। लेकिन फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, इजिली जो है इससे असेस हो जाता है। अब यहाँ पे जो फोर साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हम मेजर करते हैं, चार साइट कौन कौन सी जहाँ पे स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है? मिड ट्राइसेप्स, मिड ट्राइसेप्स, इसके अलावा बाइसेप्स। मिड ट्राइसेप्स पे मेजर करेंगे, बाइसेप्स पे करेंगे सब स्कैपुलर रीजन। सब स्कैपुलर रीजन एंड सुप्राइलियक। ठीक, सुप्राइलियक रीजन। ये चार रीजन है, चार साइट है जहाँ पे स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है। अब इन चारों को ऐड किया जाएगा, इनका सम निकाला जाएगा। और इनका जो सम निकलता है, इनका जो सम निकलता है, ये जो अगर मोर देन 50 है, मोर देन 50 है, मोर देन 50 इन गर्ल्स, ये ओबेसिटी को बताता है। और मोर देन 40 इन बॉयज, सर ओबेसिटी। एमएम होगा या सेंटीमीटर होगा? मिलीमीटर। फैट को मेजर किया जाता है इससे, हरपेंडन कैलिपर से ना। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो सुपरफिशियल पार्ट होता है ना उसी को सिर्फ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। ये बताइए 50 सेंटीमीटर कितना होता है? आपको पता है? आपकी हाइट का लगभग आधा पहुंच जाएगा। तो चार अलग अलग साइट पे, मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर और सुप्राइलियक रीजन पे, यहाँ पे स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करते हैं। मेजरमेंट अगर मोर देन 50 है गर्ल्स में तो ओबेसिटी, मोर देन 40 बॉयज में ओबेसिटी। अब यहाँ पे नीचे देखिए, सिंगल बेस्ट मेजरमेंट साइट ऑफ स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए सिंगल बेस्ट साइट कौन सी है मेजरमेंट के लिए? Triceps. है ना, यहाँ पे मिड ट्राइसेप्स सबसे बेस्ट साइट जो है, दैट इज मिड ट्राइसेप्स, ये बेस्ट साइट है। अब इसका सिर्फ सिंगल आप देखिए, अगर बॉयज में 18 है, बॉयज में अगर मिड ट्राइसेप्स पे मेजरमेंट 18 आ रही है, 18 तो ये ओबेसिटी को इंडिकेट करती है। और गर्ल्स में 32 आ रही है, ये ओबेसिटी को इंडिकेट करती है। यानी इससे ज्यादा अगर आ रही है, 32 या उससे ज्यादा, तो ओबेसिटी। कम है तो नॉर्मल है ना। तो ये मिड ट्राइसेप्स है, सिंगल बेस्ट मेजरमेंट साइट फॉर स्किन फोल्ड थिकनेस, दैट इज मिड ट्राइसेप्स। और चार साइड पे हम मेजर कर रहे हैं, मिड ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, सब स्कैपुलर रीजन और सुप्राइलियर। इनका सम करिए, 50 से ज्यादा है गर्ल्स में ओबीज, 40 से ज्यादा मेल्स में है, सॉरी बॉयज में है, मिलीमीटर में, में, तो वो ओबेसिटी को बताता है। ठीक, अब आइए वेस्ट सरकमफ्रेंस और वेस्ट हिप रेशियो ना। अब ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के असेसमेंट करते हैं, उनके रिस्क के लिए एक अच्छा प्रिडिक्टर ये भी है, वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट हिप रेशियो। आमतौर से अगर किसी का बहुत ज्यादा ना वेस्ट हिप रेशियो है, तो ये एब्डोमिनल फैट के अकुमुलेशन को बताता है। वेस्ट हिप रेशियो जो है, ये एब्डोमिनल फैट के अकुमुलेशन को बताता है, जितना ज्यादा होगा। हाई वेस्ट हिप रेशियो इंडिकेट्स एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को असेस करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत अच्छा इंडेक्स ये भी है, वेट सरकमफ्रेंस एंड
वेस्ट हिप रेशियो। अब इसको देखिएगा, अगर वेस्ट हिप रेशियो मोर देन 1 है, कितना है, वेस्ट हिप रेशियो मोर देन 1 है मेन में यानी मेल्स में, इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। फीमेल्स में अगर 0.85 से ही ज्यादा है, फीमेल्स में अगर 0.85 से ही ज्यादा है क्या वेस्ट हिप रेशियो, तो ये ओबेसिटी को बताता है इन फीमेल्स। वेस्ट हिप रेशियो मोर देन 0.85, इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। ठीक। इसके बाद वेस्ट हाइट रेशियो, वेस्ट टू हाइट रेशियो। अब ये जो वेस्ट टू हाइट रेशियो, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर। अभी हमने वेस्ट हिप रेशियो देखा, वो भी एक अच्छा इंडिकेटर था कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को असेस करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो होता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट में, वो है वेस्ट हाइट रेशियो, यही वाला। इसको याद रखिएगा ना। WHO हैज डिक्लेयर्ड वेस्ट टू हिप रेशियो एज द, सॉरी, वेस्ट टू हाइट रेशियो एज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क, है ना। ना एज और सेक्स क्यों, क्योंकि इसमें एज और सेक्स ये इंडिपेंडेंट है, इससे नहीं माना जाएगा। कट ऑफ रेशियो क्या 0.5 है, चाहे मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, किसी भी एज पे हो। कट ऑफ रेशियो जो है वो 0.5 है इसकी। तो यहाँ पे एज के लिए नहीं, सेक्स के लिए, यानी मेल और फीमेल के लिए अलग नहीं है, चाहे 30 साल का हो या 40 साल का हो, सबके लिए जो कट ऑफ रेंज है वो 0.5 है। इसलिए इसको बेस्ट इंडिकेटर माना गया, किसके लिए, कार्डियोवास्कुलर रिस्क के असेसमेंट के लिए, वेस्ट टू हाइट रेशियो का। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स है, लाइक टोटल बॉडी वाटर है, टोटल बॉडी पोटेशियम है, बॉडी डेंसिटी है, इनको भी माना जाता है। लेकिन अच्छे इंडिकेटर्स में, रिलायबल इंडिकेटर्स में सबसे अच्छा जो है वेस्ट टू हाइट रेशियो है। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट टू हिप रेशियो, वेस्ट टू हिप रेशियो। अच्छा, वेस्ट सरकमफ्रेंस का जो कट ऑफ होता है, वेस्ट सरकमफ्रेंस का, इसका कट ऑफ कितना होना चाहिए नॉर्मल। मेल्स के लिए जो होता है वो 90 सेंटीमीटर है, इससे ज्यादा है तब ओबीस कहेंगे। और फीमेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर। ये था इंडियन पॉपुलेशन के लिए। ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा अलग है। ग्लोबल पॉपुलेशन में जो मेल्स के लिए जो वेस्ट सरकमफ्रेंस कहा गया, उसका कट ऑफ कहा गया, कहाँ तक नॉर्मल माना गया, तो मेल्स के लिए 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर तक मान लिया गया, है ना। और फीमेल्स के लिए 88 सेंटीमीटर। ये ग्लोबल के लिए, ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस। ठीक, इतना है। वेस्ट टू हाइट रेशियो के कुछ और इंडिकेटर्स थे, टोटल बॉडी वाटर, पोटेशियम, बॉडी डेंसिटी, ये भी यूज किए जाते हैं, बट इनकी बहुत ज्यादा जो है वैल्यू नहीं है। अब इनको कंट्रोल कैसे करेंगे ना। वेस्ट टू हाइट रेशियो सबसे अच्छा है कार्डियोवास्कुलर रिस्क के लिए। डब्ल्यूएचओ ने इसको माना, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क। एज इंडिपेंडेंट है, सेक्स इंडिपेंडेंट है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज करता रहेगा अगर वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है वो 0.5 से ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब इसका कंट्रोल मेजर्स देखिए। कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहली चीज डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंज में हमें क्या करना है, रिड्यूस प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यानी जो एनर्जी डेंस फूड है, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा जो है आप अगर यूज कर रहे हैं, खास तौर से आउटडोर जो स्टॉल्स के आप यूज करते हैं फास्ट फूड, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और वो एक्सेस फैट को एक्युमुलेट कराती है ना। फाइबर कंजम्पशन को बढ़ाना है। डिजायरेबल अमाउंट कितनी होनी चाहिए फाइबर्स की पर डे, 40 मिलीग्राम। ना एक दिन में, हाँ 40, उससे 40 मिलीग्राम नहीं है, 40 ग्राम पर डे जो है वो 40 ग्राम होना चाहिए फाइबर का कंजम्पशन। इसके फायदे और नुकसान भी बताए थे मैंने, कि अगर इसकी कमी से क्या क्या जो है बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, तो ओके, फाइबर 40 ग्राम। कंजम्पशन है ना, 40 ग्राम पर डे होना चाहिए फाइबर कंजम्पशन। इसके अलावा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एडिक्वेट अमाउंट में मिलनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर वेट को कम करना है या फैट को अकुमुलेट नहीं होने देना है बॉडी में, तो फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। कुछ अदर है, अदर्स में क्या कुछ ड्रग्स आती हैं, लाइक लिपिड लोअरिंग ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स कम यूज करते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी, बहुत ज्यादा अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी बेरियाट्रिक सर्जरी जो कराई जाती है। इसके अलावा लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो है एजुकेशन दी जाए ना, हेल्थ एजुकेशन,
ये अदर मेजरमेंट में है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक, ये सारी चीजें इसमें होगी। सेकेंड चीज जो आती है हमारी वो है ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस के लिए WHO का अलग क्राइटेरिया, अलग डेफिनेशन है, और जो इंडियन क्राइटेरिया या इंडियन डेफिनेशन है ब्लाइंडनेस की वो थोड़ी सी अलग है। इंडिया में एक ब्लाइंडनेस पे पूरा प्रोग्राम चलता है जिसको हम कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इन्होंने अलग डेफिनेशन दी है। तो WHO की डेफिनेशन है विजुअल एक्टिविटी ऑफ लेस देन 3/60, विजुअल एक्टिविटी ऑफ लेस देन 3/60 इन बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। ये WHO की डिफिनेशन थी। अब इंडियन डिफिनेशन देखिएगा क्या कहता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया डिफाइंस ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्टिविटी ऑफ लेस देन 6/60 एंड बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। अब इनके काज देखिए, ब्लाइंडनेस के काज क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन जो काज दिए गए, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लोकोमा, पोस्टीरियर सेगमेंट पैथोलॉजी, कार्नियल ओपेसिटी एंड अदर काजेज। अदर काजेज में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हो गया इनका। और सेम WHO में भी है, सेम चीज क्या है, WHO में भी है। WHO में यानी जो वर्ल्ड के लिए है, वर्ल्ड के लिए यहाँ पे भी जो काज है, पहला काज जो है वो कैटरैक्ट का है। पहला काज जो है वो कैटरैक्ट का है। इसके बाद ग्लूकोमा, ग्लूकोमा है, यूवियाइटिस, ट्रैकोमा, बहुत सारी डिजीज है इसमें, कार्नियल ओपेसिटी और कुछ अदर्स। तो यहाँ पे दो चीजें, दोनों जगह पे आपको एक चीज एकदम कॉमन मिलेगी, और वो है कैटरैक्ट। तो चाहे इंडियन पॉपुलेशन में लीजिए या वर्ल्ड में लीजिए, मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट। है ना, इंडियन पॉपुलेशन में या वर्ल्ड में, ग्लोबल पॉपुलेशन पे कैटरैक्ट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद बहुत सारे काजेज है, कुछ अलग भी है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में अलग काज है। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो कैटरैक्ट ही है दोनों जगहों पे, चाहे वो इंडिया की बात करें या ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें। अब इसकी जो डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन की गई आप बेसिस ऑफ विजुअल एक्टिविटी, ठीक, इंडिया में उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड में क्या कहते हैं। तो वर्ल्ड में सिंपल सी बात है, WHO ने जो कहा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में, वो उन्होंने ब्लाइंडनेस को कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 को लो विजन में रखा, और कैटेगरी 3 से ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाती है। कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ये जो है ब्लाइंडनेस में है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इसके अकॉर्डिंग WHO ने दिया। ठीक है, अब विजुअल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 की जो विजुअल एक्टिविटी है, लेस देन 6/18 टू 6/60। ये तो है कैटेगरी 1 यानी लो विजन जिसको कहते हैं। ये क्या है, लो, लो विजन। हमारे यहाँ भी जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस यानी NPCB जो है, ये भी इसको लो विजन ही मानता है। लेकिन आगे अभी ये और चीजों में इसने अलग क्राइटेरिया दिया, एक अलग नाम दे दिया। जैसे कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 को हमारे यहाँ इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस कहते हैं। कैटेगरी 2 को इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस कहते हैं। कैटेगरी 2 की विजुअल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 6/60 टू 3/60। ये जो है ये कैटेगरी 2 लो विजन, अकॉर्डिंग टू WHO ये क्या है, ये लो विजन है। बट NPCB इंडिया इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस इसको अब ब्लाइंडनेस जब स्टार्ट हो रही है, कैटेगरी 3 इसकी विजुअल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 3/60। यही लास्ट वाले से उठाइए, लेस देन 3/60 टू 1/60। ये कैटेगरी 3 यानी ब्लाइंडनेस में आ गया, और इसको हमारे यहाँ कहते हैं सोशल ब्लाइंडनेस, इंडियन कैटेगरी में। तो हमने नाम दिया सोशल ब्लाइंडनेस का, सोशल ब्लाइंडनेस। अब कैटेगरी 4, लेस देन 1/60, लेस देन 1/62। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा जाएगा PL+। PL+ का मतलब होता है परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट को अभी परसीव कर ले, उससे पता चल जाए कि ये लाइट है या नहीं है यहाँ पे, यानी रोशनी है नहीं है।
परसेप्शन ऑफ लाइट अगर ये मौजूद है तो ये ब्लाइंडनेस की कैटेगरी 4 में आता है। और यहाँ पे यहीं से शुरू होती है जिसको इंडियन ने कहा कि ये मैनिफेस्ट एज ब्लाइंडनेस, मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। कैटेगरी 5 यानी एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस, एकदम अंधेरा, लाइट का भी परसेप्शन जो है वो नहीं मिल रहा है, परसेप्शन ऑफ लाइट इज एब्सेंट। जब ये भी एब्सेंट हो जाए यानी अब ये नहीं पता कि उजाला है या अंधेरा है, रोशनी जो है वो परसीव नहीं कर पा रहा है सामने वाला से, तो अब ये एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस में आता है। एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस, ठीक। ये है इस तरीके से। तो इंडिया में इसको अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, बल्कि इनके अलग अलग जो है नाम दिए गए। और डब्ल्यूएचओ ने आईसीडी में इसकी सिर्फ कैटेगरी दे दी, लो विजन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है वो लो विजन में आता है। और कैटेगरी 3 से ब्लाइंडनेस स्टार्ट होती है अप टू कैटेगरी 5। हमारे यहाँ लो विजन कैटेगरी 1 को कहते हैं, कैटेगरी 2 को इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस इंडिया में, कैटेगरी 3 सोशल ब्लाइंडनेस है, कैटेगरी 4 जहाँ पे लाइट को अभी परसीव कर रहा है यानी ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो गई है। एक्चुअल में ब्लाइंडनेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। और कैटेगरी 5 यानी लाइट का परसेप्शन भी एब्सेंट है तो वो एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब यहाँ पे लो विजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लो विजन जिसकी विजुअल एक्टिविटी कितनी होती है, लेस देन 6/18 टू 660। ये सब ऑप्टिमल विजुअल फंक्शनिंग यानी कहते हैं ना कि जो धुंधला दिखाई देना, कम दिखाई देना, उसी को तो कहा जाता है लो विजन, है ना। लो विजन जो है, जो इंडिया में जो इसका मेजर काज है लो विजन का, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जो ब्लाइंडनेस के काज हमने देखे थे, वही सेम काज है, सिमिलर टू ब्लाइंडनेस। कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन काज ऑफ लो विजन और मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस ओवरऑल वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी, और लो विजन का भी। सबका जो सबसे कॉमनेस्ट काज है दैट इज कैटरेक्ट। अब लो विजन यानी विजुअल एक्टिविटी कितनी है, लेस देन 6/18 टू 6/60 ना। सब ऑप्टिमल विजुअल फंक्शनिंग के लिए कम दिखना, या किसी को सिर्फ जो है अंधेरे में नहीं दिख रहा है, या बहुत धुंधला दिख रहा है, तो ये सब लो विजन में आता है। अब लो विजन में अगर आ रहा है तो इसका सबसे कॉमन काज जो माना गया, कॉमनेस्ट काज, वो कैटरेक्ट है। तो कैटरेक्ट आप देखेंगे अब तक तीनों जगह पे क्या है, कॉमन है, लो विजन के लिए भी और ब्लाइंडनेस के लिए भी सबसे कॉमनेस्ट काज जो है वो यही है, कैटरेक्ट होता है। ठीक है, ये तो लो विजन हो गया, इसकी डिफिनेशन आपको मिल गई, बस इतना ही। रिफ्रैक्टिव एरर 19% काजेज में जो लो विजन का काज होता है वो रिफ्रैक्टिव एरर होता है। इसके अलावा कार्नियल ओपेसिटी है, टेरिजियम है, पेरिफेरल कार्नियल ओपेसिटी है, और दूसरी चीज। अब इंडिया ने ब्लाइंडनेस से, एक तरीके से कह लीजिए कि ब्लाइंडनेस को हराने के लिए या ब्लाइंडनेस से लड़ने के लिए एक प्रोग्राम हमारे यहाँ चला, अभी भी एक तरीके से चल ही रहा है। और ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था ना, ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव था और बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज थी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, फंडिंग की। और इनका ये कहना था कि जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, लाइक ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्या अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में आती है, कैटरेक्ट भी अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में आता है ना। तो इनसे बचा जाए, इनको इनको कम से कम किया जाए, इनको रिड्यूस किया जाए। ये इसको नाम दिया गया विजन 2020, विजन 2020 इसका नाम दिया गया था। किसके लिए था, द राइट टू साइट। इसके आगे का जो लोगो है या एंथम है वो है द राइट टू साइट, विजन 2020, द राइट टू साइट। अब इसमें क्या था, ग्लोबल इनिशिएटिव थी, डब्ल्यूएचओ और बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओ थी, उनकी फंडिंग हुई इसमें। उन्होंने ये कहा कि टू रिड्यूस अवॉइडेबल यानी प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, जिनको क्योर किया जा सकता है या जिनसे बचा जा सकता है, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाई 2020, इसीलिए इसका नाम दिया गया विजन 2020, द राइट टू साइट, यानी देखने का अधिकार हर किसी के पास है। अब इंडिया में जो है इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया ना, 4 इयर्स 4 5 ईयर प्लान, 4 प्लान्स में, 4 अलग अलग 5 5 साल के प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 2000 में स्टार्ट हुआ, 2005 में स्टार्ट हुआ, 2010 में और 2015 में, ठीक है। 2020 में ये था कि जो टारगेट पॉपुलेशन है ब्लाइंडनेस की उसको कम करते करते कहाँ तक लेके आना, 25 मिलियन तक, ये जो एम था विजन 2020 का। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं याद करनी है, सिर्फ आपको इतना याद हो जाए कि विजन 2020 जो है इसका मेन एंथम क्या था, राइट टू साइट। विजन 2020 किससे रिलेटेड है, ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। एंथम क्या था इसका, राइट टू साइट था। अब
ये इसका लोगो है विजन 2020 का। अब यहाँ पे ये इसका पूरा प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो है कहाँ पे कितनी फैसिलिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी, कितनी फैसिलिटी। प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी लेवल पे उसको नाम दिया गया विजन सेंटर का। प्राइमरी लेवल पे विजन सेंटर्स, यानी 50,000 की पॉपुलेशन पे एक विजन सेंटर होना चाहिए, यानी 1 पर 50,000 पॉपुलेशन, वन विजन सेंटर। अब यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करना था, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस। प्राइमरी आई केयर यानी एंटीबायोटिक से या टॉपिकल ऑइंटमेंट जो है उससे आई की केयर की जाए। स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, वो भी प्राइमरी में ही आएंगे, स्कूल आई प्रोग्राम्स एंड स्क्रीनिंग एंड रेफरल्स है, वहां पे स्क्रीन किया जाए। और अगर देखा जाए कि कुछ फर्दर जो है जरूरत है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आगे जो है रिफर किया जाए ना, रिफरल सर्विसेज, ये किस में आएगी, ये प्राइमरी। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रपोज है सेकेंडरी लेवल पे, सर्विस सेंटर, यहाँ पे नाम दिया गया सर्विस सेंटर का। 1 पर 5 लाख पॉपुलेशन, 5 लाख की पॉपुलेशन पे एक सर्विस सेंटर चाहिए। 5 लाख की पॉपुलेशन पे एक सर्विस सेंटर, यहाँ पे सर्जरी हो रही है, कैटरेक्ट सर्जरी है या और दूसरी आई सर्जरीज हो रही है, रिफ्रैक्शन के लिए फैसिलिटीज है, रिफरल। अब यहाँ से फर्दर जो है रिफरल सर्विस है। रिफरल सर्विस यानी टर्शियरी आई केयर पे आपको भेजना, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पे यूज होते हैं ना। 1 पर 5 मिलियन पॉपुलेशन, 1 पर 5 मिलियन पॉपुलेशन, टर्शरी आई केयर इंक्लूडिंग रेटाइनल सर्जरी, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ग्लोकोमा सर्जरी। इसके अलावा ट्रेनिंग और कंटिन्यूइंग मेडिकल जो सीएमई प्रोग्राम्स जो होते हैं, सीएमई प्रोग्राम्स हर फील्ड में होते हैं, तो आई के लेवल पे भी सीएमई का प्रोग्राम जो हो रहा है या ट्रेनिंग उसी से रिलेटेड है, ये टर्शियरी सेंटर्स में आते हैं। टर्शियरी सेंटर्स में 5 मिलियन पॉपुलेशन पे एक टर्शियरी सेंटर, यानी 5 मिलियन का मतलब 50 लाख की पॉपुलेशन पे। ठीक, अब इसके ऊपर जो है हाईएस्ट लेवल पे जो है वो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको नाम दिया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 50 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रोफेशनल लीडरशिप, यहीं पे जो है लीडरशिप प्रोग्राम्स या यूं कह लीजिए जो स्ट्रेटजी बन रही है, सीएमई कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे होती है। 5 करोड़ की पॉपुलेशन पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये प्रपोज स्ट्रक्चर था विजन 2020 का, द राइट टू साइट। अब विजन 2020 में ग्लोबल लेवल पे तो 5 डिजीज थी, लेकिन इंडियन विजन में 7 डिजीज को इंक्लूड किया गया था। इंडियन विजन में 7 डिजीज इंक्लूडेड थे और ग्लोबल विजन में सिर्फ 5 डिजीज जो है वो इंक्लूडेड थी। कॉमन एक डिजीज तो हर जगह कॉमन है सब में, चाहे लो विजन हो, ग्लोबल पे हो या इंडियन पे हो। पहला जो विजन था वो दोनों जगह पे कॉमन था, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट दोनों जगहों पे, कैटरेक्ट दोनों विजन में ये चीज थी। इसके बाद सेकंड नंबर पे था रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड लो विजन, अब ये भी ये दोनों जगहों पे थी। तो जो कॉमन है वो तो इजिली याद हो जाएगा आपको। इसके बाद आई चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, दोनों जगहों पे चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, इंडियन विजन और ग्लोबल विजन में। ठीक, अब आइए ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, अब देखिए ग्लोबल विजन में ये एक पहली जो है नई डिजीज आई, इसका नाम है आंकोसर्कियासिस। आंकोसर्कियासिस होती किससे है, ब्लैक फ्लाई होगी एक ना, ब्लैक फ्लाई, आंकोसर्कियासिस जिसको शायद रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं ना। तो आंकोसर्कियासिस जो है ये ग्लोबल विजन में इसको इंक्लूड किया गया था। 5 डिजीज होती है यहाँ ग्लोबल विजन में, टोटल जो है वो 5 डिजीजेस थी ग्लोबल विजन में। अब जो इंडियन विजन है यहाँ पे 7 डिजीज है। ठीक, अब आंकोसर्कियासिस है, यहाँ पे ग्लोकोमा है, ये पहली जो है वो डिफरेंट है, ग्लोकोमा। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड कार्नियल ब्लाइंडनेस। तो कुल मिला के इंडियन विजन में टोटल जो है वो 7 डिजीज थी और ग्लोबल विजन में। तो बेसिक फर्क क्या है, आप एक डिजीज खाली याद रखिए,
ऑन्कोसर्कियासिस, ये जो है ग्लोबल विजन में है, ये अलग है। बाकी उसके ऊपर की जो चार डिजीजेस थी वो दोनों जगह पे क्या थी, कॉमन थी। और इंडिया में ग्लोकोमा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और कार्नियल ब्लाइंडनेस, ये जो है एड ऑन थे नए। तो ये चीजें थी। अब अंडर 2020 जो बेसिक स्ट्रेटजीज अंडर विजन 2020, पहली चीज डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पर्सनल यानी इंडिविजुअल्स जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड है उनकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले से आई केयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए। एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, इसको यूज किया जाए और रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाए, फील्ड के केयर में उसको यूज किया जाए, ना कि एक जगह पे रखे रहा जाए। तो ये सारी चीजें थी विजन 2020 से रिलेटेड। ग्लोबल विजन अलग है, इंडियन विजन थोड़ा सा अलग है। भाई ये एक चीज है स्ट्रोक, एपोप्लेक्सी, बस ना थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए इसका। स्ट्रोक क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्ट्रोक, अगर किसी का, देखिए, सर ऑल एट वंस किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो हो जाए जिस वजह से वहां के टिश्यूज डैमेज हो जाए। वो स्ट्रोक में नहीं है। देखिए स्ट्रोक जब भी होता है तो यानी सेरेब्रल डिसफंक्शन की बात वहां पे होगी। जब भी स्ट्रोक की हम बात करेंगे, यानी सकता है दिमागी की बात आपने पढ़ी होगी रेबरेम वाले जाति में। स्ट्रोक क्या है, सकता ही तो है ना, स्ट्रोक जिसको एपोप्लेक्सी भी कहते हैं। यानी बहुत तेजी के साथ अगर लोकली या पूरे एक कह लीजिए जिसको हम फोकल कहते हैं, फोकल या पूरे दिमाग में, पूरे सेरेब्रल में आप देखें कि नॉर्मल जो है वो फंक्शन नहीं हो रहा है, यानी डिसोरिएंटेड सेरेब्रल, या यूं कह लीजिए सेरेब्रल डिसफंक्शन, जो कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा देर तक रहे, 24 घंटे या उससे ज्यादातर देर तक रहे, कोई उसका अपेरेंट काज भी ना मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या मिला हमें, सिर्फ वास्कुलर ओरिजिन। अगर वास्कुलर ओरिजिन का है और सेरेब्रल डिसफंक्शन हमें मिल रहा है तो हम उसको कहते हैं स्ट्रोक या एपोप्लेक्सी। अब इसमें एक चीज और होती है, एक टर्म आता है टीआईए, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। जब बहुत छोटे छोटे एम्बोलाई होते हैं, बहुत छोटे छोटे एम्बोलस होते हैं, जब वो दिमाग की किसी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो आर्टरीज की है, सर्कुलर विलेस है या उससे अलग जो है, जो छोटी छोटी आर्टरीज है वहां पे अगर जाके लॉज हो रहा है और फिर प्रेशर से वहां से वो हट भी जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, या वहां से फिर सर्कुलेशन में वापस, यानी अगर थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया, ब्लॉक किया, तो जितनी देर के लिए ब्लॉक कर रहा है उतनी देर के लिए जो है एक तरीके से कह लीजिए कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब वो अचानक से बैठा बैठा था, गिर गया और फिर वो सही हो गया। ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये होता रहता है, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। बार बार एक ब्रीफ टाइम के लिए ब्लड सप्लाई जो है किसी एक पार्ट की ब्रेन की वो रुक जाती है माइक्रो इम्बुलाई की वजह से, और फिर जो है इम्बुलाई वहां से हट गया, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो गई, फिर से जो है वो नॉर्मल फंक्शन करने लगा ब्रेन। तो इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अब ये जो टीआईए है, टीआईए को स्ट्रोक या एपोप्लेक्सी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये जो है, जो इसकी डिफिनेशन है स्ट्रोक की, वो ये है कि 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा देर तक जो है वो ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से क्लिनिकल साइन डेवलप होने लगे, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो चीज उसकी जो क्लिनिकल साइन, डिसोरिएंटेशन हो रहा है, पेशेंट जो है वो गिर गया ना, पेशेंट जो है वो अचानक से जो है वो गिर गया, अब वो खड़ा होके काम कर रहा था, अचानक से वो गिर गया, तो ये पॉसिबिलिटी है किसकी, स्ट्रोक की। लेकिन जितनी बार भी अगर कोई आपको पेशेंट इस तरीके का मिल रहा है या रोड पे मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एपोप्लेक्सी ही हो, और भी बहुत सारे काजेज हैं इस स्ट्रोक के अलावा भी। हीट स्ट्रोक एक अलग टर्म यूज होता है, उसका भी असर कहाँ पे होता है, ब्रेन पे ही होता है, वो अलग है। लेकिन अगर वास्कुलर ओरिजिन का स्ट्रोक है तो उसको हम एपोप्लेक्सी कहते हैं, और उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया, रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल साइंस ऑफ लोकल और ग्लोबल सेरेब्रल डिसफंक्शन लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स आर लीडिंग टू डेथ, या तो 24 घंटे से ज्यादा देर तक रहे या फिर उसकी डेथ हो जाए, और कोई आपको काज ना मिले एक्सेप्ट फॉर वास्कुलर ओरिजिन। सिर्फ वास्कुलर ओरिजिन उसका काज अगर हमें मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। हाइपरटेंशन के नतीजे में जो इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग होती है या उसके बाद कोमा या डेथ हो जाए, वो भी स्ट्रोक ही होता है। अब इसमें एक टर्म है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के बारे में।
क्योंकि ये बहुत स्मॉल पीरियड, ये 2 मिनट 1 मिनट या उससे भी कम टाइम के लिए होता है और बार बार होता रहता है, बार बार ये होता रहता है, लेकिन पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है बार बार। तो इसलिए इसको जो है स्ट्रोक से अलग कर दिया गया, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को स्ट्रोक से निकाल दिया गया, ये उसके डिफिनीशन में नहीं शामिल होता है। अब इसका काज क्या है? काज जो स्ट्रोक का, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रोक और एपोप्लेक्सी। थ्रम्बस गया वहां पे, लाश कर गया, और परमानेंट जो ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई। सेरेब्रल हेमरेज यानी इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग जो हम कहते हैं, इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग का सबसे कॉमन काज क्या है? हाइपरटेंशन है, इसके नतीजे में भी हो जाए। सब एरेक्नाइड हेमरेज है, चोट लग गई किसी नतीजे में ना, सब एरेक्नाइड ब्लीडिंग होने लगी। या सेरेब्रल एम्बोलिज्म, सेरेब्रल एम्बोलिज्म से वैसे ये सबसे लास्ट में ये काज है, इससे ज्यादातर जो एम्बोलिज्म होता है ना, एम्बोलिज्म के नतीजे में ज्यादातर टीआईए होता है, माइक्रो एम्बोलाई होते हैं जो लाज करते हैं किसी एक ट्रिब्यूटरी में जाके, और वहां से फिर वो जो है फर्दर जो वो रिकवरी होती ही रहती है। तो टीआईए फिर भी ये काज है, हो सकता है कि मैसिव हो, तो टीआईए ना हो के वो पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रोक या एपोप्लेक्सी हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पे जो जानने की चीज है वो यही है कि एपोप्लेक्सी या स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन काज क्या है? सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन काज स्ट्रोक का। अब ये प्रिवेंशन या कंट्रोल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे या इसका कंट्रोल कैसे होगा? तो कंट्रोल में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी? सबसे पहला फोकस जो हमारा होना चाहिए ऑन कंट्रोल ऑफ अंडरलाइंग काज, यानी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करना है। और एक चीज याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सिर्फ इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करना है, बल्कि होल पॉपुलेशन पे। जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी टारगेट हम ले रहे हैं, वो पूरे पॉपुलेशन पे उसको ले प्रोजेक्ट करें, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के, नॉट मेयरली बाय इंडिविजुअल। अब प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिवेंशन का एनसीडी के लिए? स्मॉल चेंजेस इन रिस्क फैक्टर लेवल। अब मान लीजिए कोई रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर हमने इसको किसी तरीके से पूरे पॉपुलेशन ग्रुप पे, अब हेल्थ एजुकेशन के जरिए, प्रमोशन के जरिए, किसी तरीके से हमने जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही थी उसको रिस्टोर करा दिया, वो 20% धीरे धीरे वहां से कम होने लगे, फिजिकल एक्टिविटी जब उनकी बढ़ गई, या उन्होंने साल्ट का कंजम्पशन जो है वो कम कर दिया, तो इससे जो मोर्टेलिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम पूरे पॉपुलेशन लेवल पे उसको प्रोजेक्ट, एक एक आदमी को पकड़ेंगे तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। ठीक है। और स्पेसिफिक इंटरवेंशन या डाइटरी चेंज, वही साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, जो फैट डाइट है उसको कम करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को यूज करना है, रिफाइंड शुगर को नहीं यूज करना है। ये सारी चीजें थी जो डाइटरी चेंजेस के लिए थी। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या था? वही प्रूडेंट डाइट गोल जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना। फैट इंटेक कितना होना चाहिए? 20 से 30%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेचुरेटेड फैट लेस देन 7%। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे, ये डिजायरेबल है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन होना चाहिए, रिफाइंड शुगर का यूज नहीं है, क्योंकि रिफाइंड शुगर जो थी वो 100% एब्जॉर्ब हो जाती है। साल्ट इंटेक कितना होना चाहिए? लेस देन 5 ग्राम्स पर डे होना चाहिए, कोई नहीं करता। अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन को रोकना है या मिनिमम पे रखना है। 75 ग्राम से ज्यादा अगर कोई कंज्यूम कर रहा है डेली, तो वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एंड हाई रिस्क स्ट्रेटजी। जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, यानी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन किस चीज को बताता है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन किसे कहते हैं? पुरानी बात हो गई। ना डिसीज हो ना रिस्क फैक्टर हो। यानी जो रिस्क फैक्टर है किसी डिजीज के, उनको ही इमर्ज ना होने दिया जाए, उस कम्युनिटी में, उस पॉपुलेशन ग्रुप में रिस्क फैक्टर को ही ना आने दिया जाए। शुरू से ही हमने इस तरीके का अप्रोच अपनाया कि रिस्क फैक्टर जो है पैदा ही ना हुए। जब रिस्क फैक्टर, यानी कि हमने क्या किया, उस पूरे पॉपुलेशन पे शराब की पाबंदी लगा दी गई, यानी अल्कोहल बैन कर दिया गया, स्मोकिंग बैन कर दी गई, जो गुटखा पान मसाला सब बैन कर दिया गया, लोगों को कंपलसरी कर दिया गया कि आपको 5 घंटे डेली जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मोबाइल फोन का मिनिमम यूज करना है। ये सारी की सारी क्या जाए, ये सब के सब जो है ये रिस्क फैक्टर को इमर्ज ही नहीं होने देंगे, है ना। तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आएगा, यानी जो रिस्क फैक्टर है उनको इमर्ज ही ना होने दिया जाए। हाई रिस्क स्ट्रेटजी, यानी ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। हाई रिस्क स्ट्रेटजी जो होती है ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहली चीज। रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कुछ सिंपल टूल्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है,
इन सब के लिए क्या है, इनके में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, ब्लड प्रेशर देखना है, सीरम कोलेस्ट्रॉल को देखना होता है ना, ये सारी चीजें। तो इनको आप मेजर कराते रहिए, टाइम टू टाइम जो है बायोकेमिकल टेस्ट होते रहने चाहिए, बायोकेमिकल टेस्ट होते रहने चाहिए। आइडेंटिफाइंग रिस्क बाय यूजिंग सिंपल टेस्ट फॉर ब्लड प्रेशर, सीरम कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट। अब यहाँ पे एक चीज, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर मान लीजिए आपको शुरू करना है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करना है, रैपिड ट्रीटमेंट, है ना। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि रीअकरेंस को रोकना है, यानी ट्रीटमेंट करना है, दूसरे जो है उनके प्रोग्रेस को, यानी जो उससे जो मोर्टिलिटी हो रही है उसको रिड्यूस करना है, एंड प्रोग्रेशन ऑफ एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो प्रोग्रेस हो रहा है उनका टर्शियरी स्टेज में या लास्ट स्टेज में, उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है बाई ट्रीटमेंट। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन, जहां पे हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ट्रीट करना है अगर आपको, तो वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन हो गया। और फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन से बचाना भी है कि ताकि जो, तो वो हो जाता है कौन सा, अगर कॉम्प्लिकेशन हो डेवलप हो रहा है उससे हमें बचाना है, तो वो हो जाता है लास्ट यानी टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन। अब एक चीज और है इसमें, स्टेप वाइज अप्रोच, डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये स्टेप वाइज अप्रोच है। तो पहली चीज जो स्टेप वाइज अप्रोच टू सर्विलांस, इसका जो पूरा नाम है जिसको स्टेप्स कहते हैं, स्टेप वाइज अप्रोच टू सर्विलांस। स्टेप वाइज अप्रोच टू सर्विलांस, डब्ल्यूएचओ का है ये। अब ये ना सर्विलांस के लिए खास तौर से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दो स्टेप इसमें होते हैं, ये टू टाइप्स की होती है जो स्टेप वाइज अप्रोच यानी स्टेप्स जिसको हम कहते हैं, स्टेप्स जो है वो दो तरीके का होता है, स्टेप वन और स्टेप टू। तो इसको एक तरीके यूं कह लीजिए, सॉरी, स्टेप वाइज अप्रोच जो है इसकी जो कैटेगरी है वो तीन होती है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। टू टाइप का ये होता है स्टेप वाइज अप्रोच फॉर क्रोनिक डिजीज एंड स्टेप वाइज अप्रोच टू स्ट्रोक सर्विलांस, दो तरीके का होता है। तीन स्टेप होते हैं, तीन स्टेप। स्टेप वन, स्टेप वन यानी बिहेवियरल मेजरमेंट। ठीक, बिहेवियरल मेजरमेंट स्टेप वन में आता है। इसमें जैसे टोबैको यूज है उसको कम करना, अल्कोहल कंजम्पशन उसको कम कराना है, हेल्दी डाइट की तरफ लोगों को ले जाना, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, या जो इंडिविजुअल है उनसे रेस्ट बीपी की हिस्ट्री लेनी है, डायबिटीज की हिस्ट्री लेनी है। स्टेप वन में ये आता है। स्टेप टू में आता है फिजिकल मेजरमेंट। अब ये फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या हम मेजर करेंगे, अभी हमने पीछे ओबेसिटी में बहुत सारे मेजरमेंट पढ़े हैं। फिजिकल मेजरमेंट स्टेप टू, यहाँ पे हाइट एंड वेट को मेजर करना है, वेस्ट को मेजर करना है, ब्लड प्रेशर को मेजर करना है ना, ब्लड प्रेशर को, ये फिजिकली इसको मेजर किया जा सकता है। स्टेप थ्री जो है वो बायोकेमिकल मेजरमेंट, यहाँ पे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो होंगे, बायोकेमिकल मेजरमेंट। अब बायोकेमिकल मेजरमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन। हाँ, ब्लड ग्लूकोज, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन तो देखिए यहाँ पे है फिजिकल मेजरमेंट में ना, आप उसको बस एक मेजर, बायोकेमिकल का मतलब अब वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, तो लेबोरेटरी लिपिड इन्वेस्टिगेशन, प्रोफाइल, हाँ, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड लिपिड्स, ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीजें ये जो है ये बायोकेमिकल मेजरमेंट में आती है। तो तीन टाइप का स्टेप होता है, इसके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ही होता है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीन स्टेप है इसमें, बिहेवियरल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट है, बायोकेमिकल मेजरमेंट। अच्छा, अब एक चीज इसमें और रहेगी, सिर्फ एक एक लाइन इसके बारे में हम देखेंगे, बाकी आप लोग जब उसके ना पढ़ेंगे अलग अलग इंडिविजुअली तो वहां पे आपको खुद मिल जाएगा बहुत सारी चीजें कैंसर के बारे में ना। तो कार्सिनोमा में सिर्फ ये देख लीजिए कि इंडिया में कॉमन क्या है, वर्ल्ड में कॉमन क्या है, और मोर्टेलिटी किससे सबसे ज्यादा होती है इंडियन पॉपुलेशन में और वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड वाइड जो हम, तो सबसे कॉमनेस्ट कार्सिनोमा क्या है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, रेक्टल। नहीं, कॉमनेस्ट कार्सिनोमा वर्ल्ड में जो है ना ब्रेस्ट ही है,
वर्ल्ड में कॉमनेस्ट कार्सिनोमा जो है वो पहले नंबर पे वो ब्रेस्ट आता है, सेकंड पे जो है वो लंग कार्सिनोमा है, इसी तरीके से थर्ड पे जो है वो कोलोरेक्टल, ना इस तरीके से। तो कॉमनेस्ट कार्सिनोमा इन द वर्ल्ड इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब मेल्स और फीमेल्स को अलग करिए। तो मेल्स में जो होगा वो लंग कार्सिनोमा सबसे कॉमन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल था, लंग कार्सिनोमा मेल्स में, ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल्स में। ओवरऑल कॉमनेस्ट कार्सिनोमा इन होल वर्ल्ड यानी टोटल पॉपुलेशन में वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा पहले नंबर पे है, सेकंड पे कोलोरेक्टल है। अच्छा, मेल्स में लंग है और फीमेल्स में ब्रेस्ट है। दूसरे नंबर पे मेल्स में जो आता है वो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, प्रोस्टेट, और फीमेल्स में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक, ये तो कॉमनेस्ट कार्सिनोमा हो गया। अब प्रीवेलेंस, हाईएस्ट प्रीवेलेंस वर्ल्ड में किस कैंसर का है, तो वही सेम है जो कॉमनेस्ट कार्सिनोमा जो आपका पाया जा रहा है, यानी प्रीवेलेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो डिजीज कहीं पे पाई जा रही वही प्रीवेलेंस होता है। तो हाईएस्ट प्रीवेलेंस जो है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का है ओवरऑल। लेकिन मोर्टेलिटी किससे सबसे ज्यादा हो रही है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, है ना। मोर्टेलिटी किस कार्सिनोमा से सबसे ज्यादा होती है, लंग कार्सिनोमा से। वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही है वो लंग कार्सिनोमा से हो रही है, फेफड़ों के कैंसर से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। अब इंडिया में आइए कैंसर के बारे में, टोटल पॉपुलेशन पे, टोटल पॉपुलेशन में कॉमनेस्ट कार्सिनोमा जो है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा यहाँ पे भी है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा इंडियन पॉपुलेशन में सबसे कॉमन है। मेल्स के लिए, अब मेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए सबसे कॉमन कार्सिनोमा क्या है इंडिया में, लंग कैंसर। नहीं, लिप या ओरल कैविटी कार्सिनोमा। हमारे यहाँ स्मोकिंग से ज्यादा लोग जो है ना वो तंबाकू खाते हैं, वो जो मुंह में रख के खाया जाता है गुटखा, पान। तो इसलिए मेल्स में कामनेस्ट कार्सिनोमा इंडिया में जो है लिप या ओरल कैविटी का कार्सिनोमा है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, फीमेल में ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। अच्छा, हाईएस्ट मोर्टेलिटी किससे हो रही है इंडिया में, मोर्टेलिटी, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा से ही हो रही है, ब्रेस्ट। पहले नंबर पे मेल्स में देखिए लिप या ओरल कैविटी का कार्सिनोमा था, दूसरे नंबर पे लंग कार्सिनोमा है, तीसरे नंबर पे जो है वो स्टमक, स्टमक, चौथे नंबर पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है ना। इस तरीके से ये नीचे की तरफ चला आ रहा है ना। सबसे टॉप पे जो है लिप या ओरल कार्सिनोमा, फीमेल्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सेकंड नंबर पे सर्विक्स और यूट्रस का कार्सिनोमा होता है, सर्विक्स या यूट्राई कार्सिनोमा, थर्ड नंबर पे ओवेरियन कार्सिनोमा, फोर्थ पे जाके लिप या ओरल कैविटी का है, लिप या ओरल कैविटी का। तो वर्ल्ड वाइड या इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा कार्सिनोमा जो सबसे कॉमनेस्ट है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, दोनों जगह कॉमन है। अच्छा, वर्ल्ड में फिर मेल्स में लंग कार्सिनोमा, इंडिया में लिप या ओरल कैविटी का कार्सिनोमा, फीमेल्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा, दोनों जगह कॉमन है। मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड जो है लंग कार्सिनोमा से है कॉमनेस्ट सबसे ज्यादा, हाईएस्ट, और इंडिया में ब्रेस्ट कार्सिनोमा से मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा हो रही है।